अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। पिछले लेक्चर में हमने ISQM1 का मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया, ठीक है। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो भी की चेंजेस हैं, क्यों चेंजेस हुआ है, क्या रीज़न है, हर कंपोनेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने ओवरव्यू वाली क्लास अच्छे से ले ली है तो इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे उसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे पास क्या रीजंस थी ISQC1 को रिवाइज करने की। ऐसी क्या रीजंस थी? सबसे पहली चीज, मोर क्लैरिटी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि जी क्या रीजंस थी हमारे पास ISQC1 को रिवाइज करने की, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ना, मोर क्लैरिटी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म गवर्नेंस एंड लीडरशिप। पहले तो सिर्फ लिखा था कि जी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, उसके ऊपर इतनी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की थी ISQC1 ने। यहाँ पे ISQC1 पे लीडरशिप, गवर्नेंस एंड लीडरशिप के ऊपर आपको मोर क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, अलॉन्ग विद द ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंगेजमेंट लेवल मॉनिटरिंग वर्सेस मॉनिटरिंग ऑफ द होल सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। सही है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसकी मॉनिटरिंग होगी रादर देन कि पहले वो जो EQCR 4 फाइलें सेलेक्ट करता था या कंपनी का प्रैक्टिस रिव्यू होता था तो 5 फाइलें सेलेक्ट हो जाती थी, या आके आके आपकी 2 फाइलें सेलेक्ट कर लेता था। एंगेजमेंट की फाइल को सेलेक्ट करके चेक करते थे कि जी रिपोर्ट जो इशू हुई है सही हुई है। रिपोर्ट इशू इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। रिपोर्ट इशू इज डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी, उसकी मॉनिटरिंग ज्यादा जरूरी है। ये एक मेन रीजन था उसको चेंज करने का, सही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेसमेंट ऑफ द रूट cause of deficiencies in the system of quality management and the robust remedial action। अगर कोई डेफिशिएंसी आपको सिस्टम में आइडेंटिफाई हुई है, क्वालिटी सिस्टम में अगर कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हुई है, उसका रूट कॉज क्या था, सही, क्यों ये मसला हुआ है, सही है, क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मसला दरकार हुआ है और इसका रेमेडियल एक्शन क्या है, क्या हम इसके अगेंस्ट इसको काउंटर करने के लिए क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, more clarity about the engagement leaders role in the direction, supervision and review। सही, जो हमारे पास engagement performance होती थी। उसके बाद undue reliance on network। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि नेटवर्क फर्म को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। बहुत सी जो बड़ी फर्म्स हैं, जो मेंबर फर्म्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला है कि वो नेटवर्क फर्म के ऊपर रिलाई कर रही होती है, सही है। जब नेटवर्क फर्म के ऊपर रिलाई कर रही होती है, तो नेटवर्क फर्म जब एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाता है, वो एक ऐसी चीज़ बनाता है जो कि सारी उसकी डेलॉयट की जितनी भी या KPMG की जितनी भी मेंबर फर्म्स हैं उन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। हम क्या करते हैं, हम लकीर के फ़कीर हैं, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला क्या होता है, क्या वो मेरे लोकल रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, क्या वो मेरी लोकल रिक्वायरमेंट को कैटर कर रहा है, क्या वो मेरी लोकल रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है। ये एक रीज़न था ISQ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की गई। जी इवन अगर आप नेटवर्क फर्म को भी इंक्लूड कर रहे हैं, नेटवर्क फर्म से भी रिसोर्स ले रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसका एक रीज़न था हमारे पास, सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्केलेबिलिटी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक ही चीज़ है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। कहाँ एक फर्म के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूँ वीडियो के ऊपर, जो कि एक सिंगल पार्टनर डिपेंडेंट है और बहुत ही कॉम्पिटेंट, टेक्निकल और बहुत नाम है उनका, लेकिन वो सिंगल पार्टनर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से फर्ग्यूसन, इधर भी गवर्नेंस लीडरशिप, इतने सारे पार्टनर्स और इतने सारी मेंबर फर्म्स और इतनी सारी नेटवर्क फर्म्स हैं, उसमें इस गवर्नेंस एंड लीडरशिप के कंपोनेंट को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें, सही है। तो स्केलेबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। इसी तरीके से अगर एक बहुत ज़्यादा चीज़, एक ऐसी फर्म है जिसके पास बहुत ज़्यादा लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जी जो ह्यूमन रिसोर्स वाला मसला है, जो इंटेलेक्चुअल वाला मसला है, ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन अगर एक छोटी फर्म है जो कि बहुत बड़े क्लाइंट्स का या लिस्टेड क्लाइंट्स का ऑडिट नहीं करती, वहाँ पे नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, इतना बड़ा क्वालिटी रिस्क उनके ऊपर नहीं होगा। तो स्केलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन बड़ी फर्म होगी तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के ऊपर शायद आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो, बिकॉज आपको पता है कि हम बहुत बड़ी फर्म है, ऐसा नहीं कि हमारे क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक बहुत छोटी फर्म है तो वहाँ पे ये रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन फॉर द EQCR, दैट इज अ टाइप ऑफ एंगेजमेंट विच शुड बी सब्जेक्ट टू EQCR, ठीक है। कौन सी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है, इसके ऊपर भी ISQC1 ने गाइडेंस दी है, जिसकी वजह से हमारे पास ISQM1 का ISQM2 आया है, जो कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की आपके साथ बात करूं, तो ओवरऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास एक है ISQM1, जो कि बात करता है फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पे, एक्सटेंट
ISQC1। इसका मतलब है ISQC1 को चेंज किया गया है, इन्हेंस किया गया है, एक्सटेंड किया गया है और ISQC1 को बाइबल बनाते हुए ISQM1 का स्टैंडर्ड लेके आ गए। ठीक है, अगला स्टैंडर्ड क्या है? ISQM2। ये एक कंप्लीटली न्यू स्टैंडर्ड है। कैसे? ISQC1 में इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के ऊपर बात की गई थी, उसको अब ISQM1 में डिलीट कर दिया गया है। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का जिक्र किया गया है, लेकिन इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो होगा, जो रिव्यूअर होगा, वो कौन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका काम क्या है, उसने क्या करना है, वो गाइडेंस हमारे पास प्रीवियसली ISQC1 में प्रोवाइड नहीं की गई थी। इसके लिए स्टैंडर्ड ने एक अलग स्टैंडर्ड बना दिया जिसका नाम है ISQM2, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट एजेंडा होगा। सर ISQC1 पुराना वाला, ISQC1 पुराना वाला और ISA 220 पुराना वाला, दोनों में फ़र्क क्या था? ISQC1 अप्लाई होता था फर्म के ऊपर कि फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना है, सही है, और ISA 220 अप्लाई होता था एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर कि एंगेजमेंट पार्टनर ने उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की कंप्लायंस करनी है अपने एंगेजमेंट में। हर एंगेजमेंट में फिर एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। सर जब ISQC1 पुराना वाला नया हो गया, ISQM1 बन गया और ISQM1 में मजीद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो प्यारे बच्चों ISA 220 को भी रिवाइज होना पड़ता था। तो यहाँ भी अगर आप देखें एक्सटेंड ISA 220 के, इसमें भी ISQM1 से उसको लिंक कर दिया गया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। ये 3 स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, अगर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बात करूं, ISQC1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव था और ISQM1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, दोनों के दोनों सेम है, सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वालिटी चेंज नहीं हुआ है। पुराने वाले में भी क्या था? पुराने वाले में भी ये था कि फर्म, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड द फर्म विद द रीजनेबल एश्योरेंस that the firm and its personnel fulfilled their responsibilities in accordance with the professional standards, applicable legal and regulatory, and conduct the engagement in accordance with such standards. दूसरा, इंगेजमेंट रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। तो पुराने जो 2 ऑब्जेक्टिव थे, अभी भी ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल, अगर आप एक ऑडिट कर रहे हैं ISA से कंप्लाइंट है, सही है, ये आपने इंश्योर करना है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं इन अवर ओपिनियन दिस एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, तो आपकी रिपोर्ट, आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम बने हैं, इसके ऊपर आपने रीजनेबल एश्योरेंस ले लिए कि वाकई में IFRS से कंप्लाइंट है। प्लस जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवांस, डिस्क्लेमर, वो सारी की सारी आपकी कंप्लाइंट है। वो जो रिपोर्ट आपने इशू करी है वो एप्रोप्रिएट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ISQM1 सेम रखा। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों में आपसे डिस्कस करूं की चेंजेस, सही है, हाईलाइट ऑफ द की चेंजेस। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, अब क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्ड है कि आपने इसको कंटिन्यूस बेसिस पे मैनेज करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है ताकि कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हुए तो फिर उसको किस तरीके से आप उसको एड्रेस कर सके, इस डेफिशिएंसी का रूट कॉज एनालिसिस क्या था और उसको एड्रेस करने के लिए क्या रेमेडियल एक्शन लेते हैं। द ISQC1 फोकसेस ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा, कस्टमाइज एंड टेलर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फर्म एंड द एंगेजमेंट परफॉर्म, सही है। अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जी जो भी आपने, अगर सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में अगर आपने कोई क्वालिटी रिस्क आइडेंटिफाई बनाया है तो उसको कस्टमाइज एंड टेलर करना है आपने हर इंगेजमेंट के ऊपर, सही है, कि ये वो इंगेजमेंट है जहां पे हमारा रिस्क ज्यादा है, ये वो इंगेजमेंट है जहां पे हमारा रिस्क इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि हैं दोनों फर्म के रिस्क ही, सही, सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के ही रिस्क है, लेकिन ये वो क्लाइंट्स है यार जहां पे फॉर एग्जांपल ये वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, ये वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जहां पे मेरे पास रिस्क ज्यादा है, ये वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजिकल क्लाइंट्स हैं या फिर बहुत ही हाई वाइफ क्लाइंट्स हैं जहां पे हमें एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स की या कॉम्पिटेंसी की जरूरत है। यहाँ पर ज्यादा बनिस्बत इसके कि मैं एक म्यूचुअल फंड का ऑडिट कर रहा हूँ 2 लाख रुपए का, वहां पे मेरा ह्यूमन रिसोर्स या कॉम्पिटेंसी का रिस्क इतना ज्यादा नहीं होगा, सही। तो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्यारे बच्चों सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि पुराना ISQC1 जो था वो इंटीग्रेटेड नहीं था, बस ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, सही है। ISQM1 इज इंटीग्रेटेड एंड मोर प्रोएक्टिव अप्रोच। सारी की सारी चीज, अगर आप वो डायग्राम भी रिकॉल करें तो फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज एक्चुअली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिमेनिंग 6 कंपोनेंट्स या रिमेनिंग 7 कंपोनेंट्स, सही है। इट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द सिस्टम क्वालिटी रिस्क फॉर द रिमेनिंग 7 कंपोनेंट, सही है। तो वो एक सारी की सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं, A to Z चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यह है
कि फोकस ऑन अचीविंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव थ्रू आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी रिस्क एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वालिटी रिस्क। ये बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल पहले पुराने स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी रिस्क, क्वालिटी रिस्पॉन्स ये वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। एज ए 315 में जब मैं मैनेजमेंट के कंट्रोल को वैल्यूट करता था, ये एक्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कॉपी किया गया है कि जी आपने अब सिस्टम, अगर आपने सिस्टम बना ले तो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव इस रिस्क की वजह से अचीव नहीं हो सकेंगे और ये मेरे थ्रेट्स हैं, उसका मेरे अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। enhanced firm governance and leadership and increased leader और लीडरशिप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद कर दी। अगर आप ऑडिट बिजनेस लीडर हैं, अगर आप ऑडिट बिजनेस पार्टनर हैं, अगर आप लीडर हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद कर दी गई है। अगली चीज मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। सही है, अगर आपको याद हो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है, अगर कोई आपको और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने आपको यूसुफ आदिल एग्जांपल देंगे, हम केसवेयर यूज कर रहे हैं, हमने ये नहीं देखा होगा कि यार केसवेयर अच्छा है कि नहीं। हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी होगी कि कहीं केसवेयर कहीं कंपनीज के शेयर से परचेज नहीं कर रहा होता। क्या केसवेयर में अगर मैं कोई फाइल सर्वर पर डालता हूँ या सिंक करता हूँ तो कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी तो ब्रीच नहीं हो सकती। इन सारे मामला को भी देखना पड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आई है। सही है, इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गई है, मोर प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव रेमिडिएशन डेफिशिएंसी। सही, तो मॉनिटरिंग और डेफिशिएंसी को कैसे रेमिडिएट करना है उसके ऊपर उसने काम किया। डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ISQM1 और ISQC1 दोनों में क्या कंपोनेंट है। ISQC1 के कंपोनेंट में अभी हाथ क्या था, हमको हमने पढ़ा हुआ है, हम देख लेते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। ये 6 कंपोनेंट्स थे हमारे पास ISQC1 में। और ISQC1 कैसे एड्रेस करते थे इन 6 कंपोनेंट्स को कि जी फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। सही है, कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड, ताकि जितनी भी एंगेजमेंट हो वो उससे कंप्लाइंट हो सके। फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने के जी ह्यूमन रिसोर्स क्या होनी चाहिए हमारे पास। सही है, फर्म ने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने के जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म हम करें वो प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, इवन डॉक्यूमेंटेड हो। और फर्म ने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनानी है मॉनिटरिंग की। बस दैट्स इट, ये हमारे पास था ISQC1। ये 6 के 6 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, या तो यहाँ पे ऐड कर दिए गए या थोड़े से इसको मजीद एक्सटेंड कर दिए गए। फॉर एग्जांपल पहला काउंटर अगर आप देखें, पहला कंपोनेंट अगर आप देखें वो है फर्म का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये कंप्लीटली न्यू रिक्वायरमेंट है। फर्म का अपना एक ज़ाती रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए जो कि इवेल्युएट करे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द इवेंट्स, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि ये रिस्क हो सकते हैं। क्वालिटी के आगे ऑडिट रिस्क नहीं, बिजनेस रिस्क नहीं, ये क्वालिटी के रिस्क हो सकते हैं। ये क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। पहली न्यू एडिशन है। सही है, दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वो है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। कंप्लीट इसको एडॉप्टेड का मतलब पहले लीडरशिप का वर्ड था, अब गवर्नेंस एंड लीडरशिप का कर दिया, उसके अंदर मजीद रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है। सही है, तीसरी एथिकल रिक्वायरमेंट सिमिलर, पहले भी था अब भी था। चौथा अगर आप देखें एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, पहले भी था अब भी था सेम। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पहले भी था अब भी था एग्जैक्टली सेम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये न्यू रिक्वायरमेंट है। भाई इतने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बना लिए, इतने प्रोसीजर्स बना लिए, इतना रिस्पॉन्स बना लिया, एट दी एंड ये सारी चीजें कम्युनिकेट कैसे हो रही हैं। सही है, सारी कल को फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्म में कोई भी हरकत करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था ये भी करना है। हाउ यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग ऑल दीज थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इन एंगेजमेंट्स में होगा तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसकी रिलायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस, पहले भी था लेकिन अब रेमिडिएशन प्रोसेस को भी ऐड कर दिया गया प्यारे बच्चों। तो अगर आप ISQC1 के कंपोनेंट को देखें तो इसका 8 कंपोनेंट है। ये डायग्राम बड़ी लॉजिकल डायग्राम है बच्चों, बड़ी लॉजिकल डायग्राम है। अगर आप फर्म्स के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस को देखें तो ये सबसे एक आउटर लेयर है ना, बिकॉज ये 6 के 6 बाकी जो रिमेनिंग 6 कंपोनेंट बच गए या रिमेनिंग 7 कंपोनेंट बच गए, ये उनके ऊपर एक सरपरस्ती का रोल प्ले कर रही है। फर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नीचे रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट पर रिस्क आइडेंटिफाई कर रही होगी। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस फर्म के रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के प्रोसेस को इवेल्युएट कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, रेमिडिएट कर रहा होगा। सही है, तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये जो 2 ब्लू से हाईलाइट हुए हैं ये बेसिकली सरपरस्ती कर रही है, ये 6 के 6 कंपोनेंट से लिंक्ड है। तो तभी वो कहता है कि सारे के अब जो ISQM1 हमने बनाया है वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का कॉन्सेप्ट ये, फिर उसके बाद हमारे पास एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमारे पास एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस है, और फिर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारी गवर्नेंस एंड लीडरशिप है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली चीज़ अगर हम देखें तो वो है फर्म्स का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सही है, रिस्क असेसमेंट ISQC1 रूल बेस्ड अप्रोच था। क्या मतलब कि भाई पॉलिसी बना लो,
ISQM1 is a risk-based approach which requires the firms to establish the quality objective, सही है, to identify and assess the quality risk, to design and implement the response, और उसके बाद चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, identify information indicating the need to add to modify the quality objective। तो ऐसे आपने सिर्फ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव रिस्क रिस्पॉन्स बना के बैठ नहीं जाना है, आपने कंटिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करते रहना है, जिसकी वजह से आपको लगे कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका रिस्क, आपका रिस्पॉन्स चेंज करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अगली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप देखें, एस्टेब्लिश द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट 8 है, ऑब्जेक्टिव जो आपने करने हैं वो सिर्फ 6 के करने से ही, कंपोनेंट 8 है, लेकिन आपने जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं वो 6 के बताने हैं। गवर्नेंस एंड लीडरशिप के, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के, एक्सेप्टेंस के, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के, रिसोर्सेज के और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के, इनके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं, और ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपके स्टैंडर्ड्स में है और ये ओपन बुक पॉलिसी है। स्टैंडर्ड में इन सब के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। मैं आज की क्लास में इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन भी आपके साथ कर लूँगा अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अगली चीज है, ये जो फर्म रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है, इसमें क्वालिटी रिस्क को आप आइडेंटिफाई और असेस, ऑडिट रिस्क नहीं, क्वालिटी रिस्क को आप कैसे आइडेंटिफाई, और क्वालिटी क्या है कि जी जो रिपोर्ट आपने इशू करी वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और आपने जो है वो आपने सारी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लिया, सही है। तो क्वालिटी रिस्क इज द होल पॉपुलेशन। Is there a reasonable possibility of the risk occurring? If the answer is no, आप कहते हैं नहीं यार मेरे लिए तो रिस्क रेलिवेंट है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है अचीव करने का, लेकिन ये रिस्क मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, नो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है यस ये रिस्क हो सकता है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि वुड द क्वालिटी रिस्क इंडिविजुअली हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्या ये क्वालिटी रिस्क से क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? अगर आपको लगता है कि जी उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पे, ये रिस्क तो है लेकिन ये किसी किस्म से भी मेरे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को सिग्निफिकेंटली हिट नहीं करेगा, तो फिर आपने देखना है कि ये जो क्वालिटी रिस्क है, क्या ये बकिया क्वालिटी रिस्क के साथ मर्ज होके क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को हिट कर सकता है? इफ द आंसर इज यस, या आइसोलेशन में ये कंट्रोल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को हिट कर देगा, तो आपने फिर अगला स्टेप ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है क्वालिटी रिस्क को, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी असेस्ड, और फिर उस क्वालिटी रिस्क को आपने असेस करना है ताकि उसके बेसिस पे आप एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को डिज़ाइन कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ था रिगार्डिंग द आइडेंटिफाई एंड असेस द क्वालिटी रिस्क। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं प्यारे बच्चों। रिस्क को आइडेंटिफाई करना तो इसका मतलब है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना प्यारे बच्चों। रिस्क को अगर आइडेंटिफाई करना तो मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ द फर्म, तो आपने इसमें करना है तो फर्म की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। द फर्म्स अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल द फर्म्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, इवेंट्स, सरकम्स, बिकॉज ये फर्म्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फर्म ने करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कंडीशंस की, इवेंट्स की, सर्कमस्टांसेस की, एक्शन की, इनएक्शन की, दैट में एडवर्सली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसका स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन है और एक्शन है, या बिजनेस प्रोसेस है, या उसका बिजनेस मॉडल है, या उसका स्ट्रेटेजिक गोल है, इट्स टैक्स प्रैक्टिस एंड ऑफर मोर एक्सटेंसिव टैक्स प्लानिंग एडवाइस एंड सपोर्ट, सही है। तो आपने फर्म का स्ट्रक्चर देखा, आपने कहा यार फर्म का तो स्ट्रक्चर ये है, उसका बिजनेस मॉडल तो ये है कि भाई वो क्लाइंट पकड़ती है 2 लाख का और उसको बाद 60-70 लाख के उसको टैक्स के असाइनमेंट, सर्विसेज, सारी चीज़ें, टैक्स एडवाइस, टैक्स प्लानिंग ये प्रोवाइड कर रही होती है। ये इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है और ये सारी फर्म्स का मॉडल है, सही है बच्चों। खुद सोचें आप इस चीज़ को रख के, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लगता है किस चीज़ के ऊपर क्वालिटी रिस्क आ सकता है, किस चीज़ के ऊपर क्वालिटी रिस्क आ सकता है बच्चों? ज़बरदस्त। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट दैट गिव राइज टू अ क्वालिटी रिस्क, द फर्म ब्रीचेस द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग नॉन ऑडिट सर्विस, सही है। इसकी वजह से आपकी मॉनिटरिंग में मसला नहीं है, इसकी वजह से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मसला नहीं है, इसकी वजह से आपका मसला है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में, इसकी वजह से मसला है एथिकल रिक्वायरमेंट में, कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप गिवन दैट द फर्म इज स्मॉल, लीडरशिप इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल हु हैज डेली इंटरेक्शन विद द पर्सनल, सही है। एक ऐसी और छोटी फर्म है और उस छोटी फर्म का मसला क्या है कि उसका एक ही पार्टनर है या एक ही बंदा है और पूरी फर्म उसी के अराउंड इवॉल्व हो रही होती है, वही क्लाइंट लाता है, वही क्लाइंट करता है, सब कुछ वही कर रहा होता है, सही है। पूरी
इसका मतलब है क्या रिस्क हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर लीडर ही करप्ट निकला, तो नीचे जो आवाम है वो भी करप्ट ही होनी है, सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस दैट गिव राइज टू अ क्वालिटी रिस्क दैट द पर्सनल डू नॉट ब्रिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट इन्वॉल्व लीडरशिप टू द अटेंशन ऑफ द फर्म। आपको पता है यार उसको बताने का क्या फायदा, वो बैठ कर खुद 2 नंबरियां कर रहा है, तो मैं कैसे उसको ये सिग्निफिकेंट इशू बता सकता हूं, मैं कैसे ये कह सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं कैसे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूं, ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ, रेगुलेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स ड्यू टू अ ग्लोबल पैंडेमिक एंगेजमेंट टीम्स आर फोर्स्ड टू वर्क रिमोटली। सही है, और याद है पैंडेमिक आया था और रिमोट वाला एक कॉन्सेप्ट आया था कि जी घर बैठ के काम करें, जहां भी आप काम करें रिमोटली का काम आया था। Example of quality risk that may arise. In the context of the information and communication, this gives rise to a quality risk that the information is not communicated to the engagement team working remotely in the right form or manner to enable the engagement team to understand and carry out their responsibilities in performing the engagement. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां वर्क फ्रॉम होम की चीज़ें अप्लाई होना स्टार्ट हुई, लोगों ने घरों से काम किया, सबसे बड़ा मसला यह था कि हम कैसे कम्युनिकेट करें उनको, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी में चेंज आया है, अगर किसी रिक्वायरमेंट में चेंज आया है, हाउ वी कैन इंश्योर कि जी हमने उसको कम्युनिकेट करना है। इतनी बच्चे वर्क फ्रॉम होम से यूँ ना समझेगा कि पाकिस्तान आप एक कराची के फर्म में काम करो और आपको जूनियर वर्क फ्रॉम होम कह के घर पे काम कर रहा है, इससे यूँ ना समझेगा। आप माशाल्लाह फर्म में है, सीनियर लेवल पे है माशाल्लाह, आप सेकंडमेंट पे भी जा रहे होते हैं, सही है। और अक्सर आप जिस फर्म में है तो आप यहाँ बैठ के भी बाहर वाली फर्म्स के लिए 7-7, 8-8 महीने काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सही है। आप इंगेजमेंट टीम का पार्ट है, उसका सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। आप पाकिस्तान में बैठ के नेदरलैंड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल इस चीज़ के ऊपर पैदा ये होता है कि वहाँ बैठा हुआ बंदा किस तरीके से, या वहाँ बैठी नेदरलैंड में फर्म किस तरीके से आपको सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई प्रोसीजर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करेगी, एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास इश्यूज़ अराइज हो रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने देखी हो अक्सर रिसेंटली कि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर, पहले तो हम फर्म में होते थे, फर्म का इंटरनेट कनेक्ट करते थे, फर्म का इंटरनेट कनेक्ट करते थे, हमारे पास सारी चीज़ों का एक्सेस हो जाता था। फिर अगला कॉन्सेप्ट आया कि नहीं भाई फर्म में अगर मैं नहीं हूं, मुझे बाहर से एक्सेस करना है, मैं क्या करूं, तो जी वो वीपीएन कनेक्ट होता था। अब वीपीएन इज द इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये वीपीएन इज द आईटी रिसोर्स, जो मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं, वीपीएन इज द, तो वीपीएन को यूज, तो क्या फर्म का अपना आईटी इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं है, ये क्वालिटी रिस्क है कि जी अगर उसका अपना आईटी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो, वीपीएन का एक्सेस टाइमली बेसिस पे नहीं मिल पाएगा, वो फर्म के रिसोर्सेज को या फर्म की मैथडोलॉजीज को या फाइल्स को या वर्किंग पेपर्स को टाइमली बेसिस पे एक्सेस नहीं कर पाएगा, इट विल गिव राइज टू अ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सही है। अच्छा, अगली चीज, जहां आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा उसके बाद आपने एक रिस्पॉन्स बनाना है कि इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैंने ये रिस्पॉन्स करना होगा, इस तरीके से करना होगा, ये प्रोसीजर्स होंगे, ये एक्शंस होंगे जो कि मैंने परफॉर्म करने होंगे। तो अगर मैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस करूं जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट की थी, तो आपने रिस्क कंट्रोल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, रिस्क, रिस्पॉन्स। एक और चीज थी कि इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूस बेसिस पे आप कैप्चर करते रहे, एनालाइज करते रहे, असेस करते रहे, ताकि दैट इंडिकेट टू ऐड, टू मॉडिफाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी रिस्क और रिस्पॉन्स। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपने कंटिन्यूस बेसिस पे इसको इवेल्युएट करना है, ताकि अगर कोई रिस्क हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, उसको देख, एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल प्यारे बच्चों, एडिशंस और मॉडिफिकेशन टू द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी रिस्क और रिस्पॉन्स, सही है। इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी, सिनेरियोज चेंज होते रहेंगे, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे, इसकी वजह से किस तरीके से आपने इस चीज को, अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को, रिस्क को या रिस्पॉन्स को अमेंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, अ ग्लोबल पैंडेमिक अकर्स प्रॉम्प्टिंग ऑडिट टू बी परफॉर्म रिमोटली. This may give rise to a number of additional quality risk or changes in the assessment of the quality. For example, in the context of the engagement performance, and that is the component of the quality. It could increase the assessment of the quality risk regarding the inappropriate direction, supervision and review. प्यारे बच्चों, ग्लोबल पैंडेमिक आया, मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरा काम प्रॉपर्ली डायरेक्ट हो ही नहीं पा रहा, मेरा काम प्रॉपर्ली सुपरवाइज हो ही नहीं पा रहा, मेरा काम प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं हो पा रहा। अब इस वजह से मैंने कहा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, ये तो एंगेजमेंट टीम का काम प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पा रहा। अब इसका क्वालिटी रिस्क मुझे असेस हाई करने की जरूरत है और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, उस चीज़ को इन लोगों ने इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करी है, ठीक है, कि किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता रहेगा, आपका रिस्क असेसमेंट ऑब्जेक्टिव सारी की सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अगला जो हमारे पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है वो है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। यार जैसे फर्म्स का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हो गया, गवर्नेंस एंड लीडरशिप,
इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर वो कहता है क्या है कि जी कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू कल्चर, फर्म्स रोल इन सर्विंग द, तो आपने कल्चर ऐसा बनाना है, आपने कमिट करना है, गवर्नेंस एंड लीडर शुड बी कमिटेड टू एक्चुअली क्रिएट अ कल्चर ऑफ क्वालिटी। क्यों? बिकॉज द फर्म्स रोल इन सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। आपका ये कल्चर होना चाहिए कि आपकी फर्म में ये कल्चर होना चाहिए कि भाई हम पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, सही है, अगर हम यहाँ वहाँ हुए तो पब्लिक गई, सही है, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। दूसरा चीज, एक कल्चर होना चाहिए जिसमें कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू कल्चर, प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, सही है, आपके प्रोफेशन, आपने एक एनवायरनमेंट और कल्चर ऐसा क्रिएट करना है इसके अंदर एथिक्स, वैल्यूज, इनकी ये एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है कि इनकी वेटेज ज्यादा हो, सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द पर्सनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड एक्शन, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार एक लीडरशिप को आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं करना है कि जी क्वालिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू क्वालिटी थ्रू एक्शंस एंड बिहेवियर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखा, आप समझने की कोशिश करें वो कहता क्या है कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एनवायरनमेंट बनाए, एक कल्चर बनाए, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट याद है, तो एक एनवायरनमेंट बनाए, उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और सबसे पहली चीज, आपने ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि जी मैं क्वालिटी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपने इसको अपने एक्शंस और बिहेवियर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना है चीज़ों को कि हाँ जी हम एक ऐसी फर्म है जो कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर, हम पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज, ये हमारे की एजेंडाज है। इन चीज़ों को सामने रख के गवर्नेंस एंड लीडरशिप के ऊपर आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो की एलिमेंट है प्यारे बच्चों वो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। ये ISQC 1 में भी था, ये ISQ 1 में। व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस? जब भी आप कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या क्लाइंट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड की आपसे रिक्वेस्ट होती थी, दरख्वास्त होती थी कि आप ये चेक कर लें कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे तो कोई डाउट नहीं है, आप ये चेक कर लें कि आपके पास कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी है, आप ये चेक कर लें कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, आप ये चेक कर लें कि जी क्या वो प्री कंडीशंस वगैरह मौजूद है कि नहीं है, इंगेजमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड की। जब भी आप इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं 3-4 काम आपने करने होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐड हो गई है कि जब भी आपके पास, जब भी आप कोई इंगेज, ISQ 1 आपसे कहता है जब भी आप कोई इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जाएंगे आपने देखना क्या है, द फर्म शेल एस्टेब्लिश द फॉलोइंग क्वालिटी, हर चीज़ में आप वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को ऐड करें, सही, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दैट एड्रेस द एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, जजमेंट बाय द फर्म अबाउट वेदर to accept or continue a client relation or specific engagement are appropriate। तो जो आपकी जजमेंट है कि मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करे, इट शुड बी बेस्ड ऑन, ये अप्रोप्रिएट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन obtained about the nature and circumstances of the engagement and the integrity से नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द, जब तक आपको नेचर ही नहीं पता होगी एंगेजमेंट की, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंसी है भी कि नहीं, आपके पास कैपेबिलिटी है भी कि नहीं। नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट एंड द इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, जब तक मैनेजमेंट के तो सर ये डिसीजन लेना, ये जजमेंट लेना डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी अबाउट द क्लाइंट, ताकि मैं असेस कर लूं मेरे पास कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी है, अबाउट एथिकल वैल्यूज, सही है, एंड क्लाइंट, सही है, that is sufficient to support such judgment, the firm's ability to, the firm's ability, तो इसका मतलब कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे, फर्म्स एबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट अकॉर्डिंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसके ऊपर वो आपसे कहता है कि जी आपने इन चीज़ों, ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है आपका कि जो आप जजमेंट ले रहे हैं उसके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों की होनी चाहिए ताकि आपका डिसीजन या जजमेंट बिल्कुल सही हो। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये भी ISQC 1 से प्यारे बच्चों कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये भी ISQC 1 से कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप देखें अगेन वो the firm shall establish the following quality objective that address the performance of the quality engagement। सही, बार बार हर चीज के ऊपर रोका गया ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होने क्या चाहिए, एंगेजमेंट टीम जो आपकी होगी, जो एंगेजमेंट टीम होगी उसको पता होना चाहिए कि उसने क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने हैं। एंगेजमेंट टीम अंडरस्टैंड एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज in connection with the engagement, including as applicable the overall responsibility of the engagement partner from managing and achieving the quality on the engagement। सबसे important engagement। दूसरी चीज, the nature, timing and extent of the direction
एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट। तो वही वाली बात, क्या काम प्रॉपर्ली प्लान हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, सुपरवाइज हो रहा है, रिव्यूड हो रहा है, डॉक्यूमेंट हो रहा है। तीसरी चीज जो एक नई बड़ी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, क्या एंगेजमेंट टीम ने अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की है, क्या अगर कोई डिफिकल्ट मैटर आया है तो क्या कोई डिफिकल्ट मैटर के ऊपर प्रॉपर कंसल्टेशन की है। अगर कंसल्टेशन करनी है, क्या मुझे कंसल्टेशन करनी चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है आपने, कि अगर ऐसा कोई मसला हो तो आपने कंसल्ट करना है। और अगर मैंने कंसल्ट करना है तो एक इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि मैंने कंसल्ट एक्चुअल में करना किसके साथ है, सही है, किस बंदे से मैंने कंसल्ट करना है। और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है तो उसको एंगेजमेंट टीम ने किस तरीके से डॉक्यूमेंट करा है, किस तरीके से रिजॉल्व करा है, ये आपकी कहलाती है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मैं क्लास के एंड में कुछ एक अच्छी टेक्निक वाली बात करूंगा। अगर आपने ISQ-C1 का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जाऊंगा क्लास के एंड में, सही है। ये हमारे पास आगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अगली चीज प्यारे बच्चों हमारे पास है रिसोर्सेज। यहां ISQ-1 ने रिसोर्सेज में प्यारे बच्चों 3 रिसोर्सेज ऐड कर दिए। पहले सिर्फ मैं और आप होते थे ना, हम मैं और आप ही रिसोर्स होते थे ना, मतलब कि भाई मैनेजर होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, रिसोर्स होनी चाहिए, रिसोर्स। अब उसने कहा नहीं भाई, अब सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए और आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, सही है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर को भी इसने इसमें शामिल कर लिया। ये कहना क्या चाह रहा है थोड़ा समझ। ह्यूमन रिसोर्स बड़ा आसान है, ये जो हमने पहले पढ़ा हुआ था ISQ-C1 में, वही चीजें यहाँ पे भी आ रही हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में आपने ये इंश्योर करना है पर्सनल जो आप हायर कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं, उनके पास कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी एंगेजमेंट परफॉर्म कर सके, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, सही है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज वो आपसे कहता है कि उनकी वो पर्सनल में और आप जो है, जो हमारा जूनियर है, जो समाई सीनियर है, जो फर्म में भी आया, वो डेमोन्स्ट्रेट करे अपनी कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी को थ्रू देयर एक्शंस एंड बिहेवियर। सही, सुनिए मेरी बात, ये आपके लिए प्यारे बच्चों। तो आपने एक डेमोन्स्ट्रेट करना है कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी थ्रू देयर एक्शंस एंड बिहेवियर एंड डेवलप एंड मेंटेन द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म देयर रोल्स। तो ये सारी की सारी बातें करता है आपसे किस चीज से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हो, वो कॉम्पिटेंट हो, वो टेक्निकल हो, वो क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करे, इससे रिलेटेड। अच्छा, इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। सही, बाहर की वाली फर्म जब हमें बुलाती है, दैट इज नेटवर्क फर्म या अनदर नेटवर्क फर्म or a service provider, when the firm does not have sufficient or appropriate personnel to enable the operation of the firm system of quality management or performance of the engagement। सही है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो इसका मतलब है आप बाहर से अपने नेटवर्क फर्म से हायर करो, तो आपने इंश्योर करना है कि वो बंदा भी कॉम्पिटेंट कैपेबल होना चाहिए और हर एंगेजमेंट पे प्रॉपर असाइनमेंट होनी चाहिए। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर असाइंड टू ईच एंगेजमेंट। हर एंगेजमेंट का कोई ना कोई एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए, इसकी प्रॉपर एंगेजमेंट टीम आपने असाइन करनी है। ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों आपके पास कहता है, जिसमें एक मसला जो आपके लिए बहुत है, वो है एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस। माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट है, इंक्लूडिंग बीइंग गिवन सफिशिएंट टाइम। 7 दिन में ऑडिट खत्म कर लो, 5 दिन में ऑडिट खत्म कर लो, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वो बात करता है बच्चों, वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से बात करता है। Technological resources are the appropriate technological resources are obtained or developed, implemented, maintained and used to enable the operation of the firm system of quality management and the performance of the engagement। हर फर्म का अपना जो एक IT डिपार्टमेंट होता है ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ये आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ये भी ISQ-1 में ऐड हो गया है, ठीक है। इसको मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश। हमारे पास एक ऑडिट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऑडिट सॉफ्टवेयर हमारे पास। ये चलें इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि फर्म की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगी जो फर्म ने ऑब्टेन करी है या डेवलप करी है या इंप्लीमेंट करी है या मेंटेन करी है, बहुत सी फर्म में एक सिस्टम होता है, ठीक है। और उस सिस्टम में जाके आप सिर्फ इतना, अगर कोई क्लाइंट आप कर रहे हैं, अगर कोई लिस्टेड क्लाइंट आप कर रहे हैं, तो आप जाके उस सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है कि हमारी फर्म ये क्लाइंट कर रही है, सही है। अगर बाहर नेटवर्क फर्म ने उस क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या उस क्लाइंट से, या उस क्लाइंट ने उसको अप्रोच किया हुआ है, या फर्म अगर ये एनालाइज करी कि मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूं या मैं इसके डायरेक्टर बनूं, तो एक सिस्टम होना चाहिए जिससे पता चल सके कि क्या ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड दी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, सही है। इंडिपेंडेंस का अगर आपने अक्सर देखा होगा, आप जिस फर्म में होंगे तो आप वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस करने से पहले जो वो रिस्क एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप उसकी इंटेग्रिटी के बारे में लिखते हैं। एक क्लाइंट का सिस्टम होना चाहिए। मैं आप देखें, फर्म में, डिलॉयट में, जब भी कोई नया क्लाइंट आता था ना हमारे पास,
तो हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि उसके की मैनेजमेंट पर्सन कौन है, उनका डायरेक्टर कौन है, उनका सीईओ कौन है। जो उनके डायरेक्टर, की मैनेजमेंट पर्सन, सीईओ होते थे, उसका नाम सिर्फ मैं लिखता था उस सिस्टम में। सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली बता देता था कि इससे रिलेटेड क्या कोई नैब का केस है, इससे रिलेटेड कोई एफआई का केस है, इससे रिलेटेड कोई टेररिस्ट का केस है, इससे रिलेटेड कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई भी जो उसकी सब कुछ होगा वो सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब है फर्म एक टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बनाती है ताकि चीज़ों को कैप्चर कर सके, अदरवाइज चीज़ें सही से कैप्चर नहीं हो पाएंगी, सही है। और इसकी वजह, अगर ये इंडिपेंडेंस का सिस्टम नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है कि आपने वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक की मैनेजमेंट पर्सन वाला सिस्टम नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस को तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर आपका ऑडिट सॉफ्टवेयर वगैरह लेट्स अगर आपने खुद बनाया हुआ है और उस ऑडिट सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, मैथडोलॉजीज प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है एंगेजमेंट टीम प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज एंड रिव्यूड नहीं होगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, फर्म टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, टाइम शीट्स वगैरह वो बनाती इसलिए ताकि एनालाइज कर सके कि इस फर्म में इतने आवर्स लगे, इस क्लाइंट में इतने आवर्स लगे, यहाँ पे पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी या पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं थे। तो सारी की सारी चीजें फर्म का जो अपना आईटी डिपार्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी, फर्म के लैपटॉप्स हैं, जो हम फर्म लैपटॉप आपको देती है, आप देखो उसके अंदर फेसबुक नहीं खुल रहा होता, सही है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके अंदर आप यूएसबी नहीं लगा सकते। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आती है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, जो मैं आराम से बैठ के फर्ग्यूसन की, डेलॉइट की, केपीएमजी की जो गाइड्स यूज़ कर रहा होता हूँ, मैथडोलॉजीज यूज़ कर रहा होता हूँ, उनके सिस्टम यूज़ कर रहा होता हूँ, उनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता हूँ, IFRS के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें वो सारी यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड, क्या आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज है। बिकॉज अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों इंटरलिंक्ड है अलॉन्ग विद द सर्विस प्रोवाइडर। और इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सर्विस आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें भी आपने एनालाइज करना है कि इसकी वजह से मेरा कोई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हिट तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको केस योर वाली एग्जांपल दी, कोई और सर्विस प्रोवाइडर जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे क्या मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या फर्म ने ये फॉलोइंग, अगेन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का वर्ड आ रहा है, क्या ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है दैट एड्रेस the obtaining, generating or using information regarding the system of quality management and communicating information within the firm and to external parties on a timely basis to enable the design, implementation and operation of the system of quality management। अगर आपका इंफॉर्मेशन ही अगर आपकी कम्युनिकेट नहीं हो रही और आप इंफॉर्मेशन ही कैप्चर नहीं कर पा रहे, डेटा है इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर पा रहे और उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे वो आपसे क्या दरख्वास्त कर रहा है, वो कह रहा है इन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन सिस्टम आइडेंटिफाइज, द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वही चीज़ें जो हम याद है हम क्लाइंट को ऑडिट करते थे, द इंफॉर्मेशन सिस्टम आइडेंटिफाई, कैप्चर, प्रोसेस and maintain relevant and reliable information that supports the system। बच्चों, मैं क्वालिटी को मैनेज कर ही नहीं सकता, मैं रिस्क असेसमेंट कर ही नहीं सकता, मैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर ही नहीं सकता अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे पार्टनर ने इस क्लाइंट पे कितने आवर्स लगाए, आपको यार टाइम शीट्स ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सही है, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से निकल ही नहीं आ सकती, इन्फॉर्मेशन तो कभी कैप्चर ही नहीं हुई, कैप्चर हुई तो खो गई जी, प्रोसेस ही नहीं हो सकी। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू एनालाइज द एरियाज। द कल्चर ऑफ द फर्म रिकॉग्नाइज एंड रीइंफोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद इन द फर्म एंड विद वन अनदर, सही है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तीसरी चीज, रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू आउट द फर्म एंड विद द एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपने एंगेजमेंट टीम को भी इंक्लूड करनी है, सारी की सारी चीज़ आपने कम्युनिकेट भी करनी है। अगर मैंने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मैं किसको कम्युनिकेट करूँ। देखिए, मैं और आप एक छोटी फर्म्स में, सही है, लेकिन आप एज्यूम करें आप यूके में बैठे हुए हैं, आप लंदन में बैठे हुए हैं, आप यूएस में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अचीव द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। बच्चों, आखिरी हमारे पास जो कंट्रोल है वो है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस, सही है, मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस। इन सारे सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को आपने मॉनिटर करना है, और सिर्फ मॉनिटर नहीं करना, आपने मॉनिटर के साथ साथ अगर कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है तो आपने उसको रेमिडिएट भी करना है।
यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारे पास 8 कंपोनेंट्स है वो ख़त्म होते हैं। ये जो मॉनिटरिंग का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सही अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, वो एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। वो आज 220 रिवाइज आपसे कहता है, लेकिन कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कि रिव्यू करे, वो चीज़ हमारे पास कवर होगी इंशाल्लाह ISQM2 में। कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ बैठ के उसको एक बार गो थ्रू कर लो। एक अच्छा हैंडआउट मैंने बनाया है, उसको एक बार देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास बच्चों अगर आप देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, और वो है EY की एक एनुअल रिपोर्ट, और यूके वगैरह में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहलाती है, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़। तो उसने अपने क्वालिटी रिस्क बताएं, और उसने अपने क्वालिटी रिस्क के साथ साथ उसके एक्शंस भी बताएं। EY के क्या अच्छे क्वालिटी रिस्क है जो मेरे और आपके लिए रेलिवेंट है, जो कि हम देख सकते हैं। We are negatively impacted through association with the global network of EY firms। वहां कोई EY 2 नंबरी करे, मेरा नाम भी खराब हो जाएगा, ये रिस्क है उसका। देखें वही वाली बात बता रहा हूँ, ये छोटी फर्म के लिए रिस्क नहीं होगा, लेकिन बड़ी फर्म के लिए सबसे बड़ा रिस्क है उसका कि जी वहां कोई मसला होगा तो इसकी वजह से मेरी क्वालिटी पे या मेरे उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो क्या रिस्क ड्राइवर है और इसके अगेंस्ट क्या एक्शंस मैंने लेने चाहिए ताकि मैं इंश्योर कर सकूं। सही है। दूसरा रिस्क अगर आप देखें, वी एक्सेप्ट एन इनएप्रोप्रिएट क्लाइंट और एंगेजमेंट, दैट इज द क्वालिटी रिस्क, कि मैं एक ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट कर लूं जो कि इनएप्रोप्रिएट हो, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सही है। और उसके वो बताते कि जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये रिस्क क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूं। वी माइट एक्सेप्ट क्लाइंट और डिलीवर एंगेजमेंट दैट आर इनएप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल, दिस माइट बी द केस इफ वी फेल टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड एंगेजमेंट एट द इंसेप्शन। हम वी आर फेल्ड कि हम उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके, हम अवेयर नहीं तो उसके शेयर होल्डर के बारे में क्या, तो भाई आपके पास इसको मिटिगेट कर। बच्चों ये सुनिएगा, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस है, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस है, और उसके एक्शन देखिएगा, इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैंडेटरी यूज ऑफ द न्यू ब्रिज टूल, एक टूल बनाया गया है फॉर ऑल थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, लॉन्च टू एनहांस द एग्जिस्टिंग कंट्रोल अप्लाइड थ्रू द प्रीवियस सिस्टम, रिंग मैंडेटरी यूज ऑफ पेस। अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो ये मैंडेटरी यूज ऑफ न्यू ब्रिज टूल, ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ISQM1 की सबसे खास बात ये कि इंटर रिलेटेड है। क्वालिटी का रिस्क जो आपका है वो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसका जो एड्रेस करने जा रहा है, जो एक्शन पॉइंट्स है, वो आपका रिसोर्सेज के थ्रू एड्रेस होने जा रहा है या गवर्नेंस एंड लीडरशिप के थ्रू एड्रेस होने जा रहा है। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूँ जो कि बड़ी अच्छी है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। देखें और यूके में तो मसला आपको पता है बहुत सालों से है, ठीक है। टैलेंट इज नॉट अट्रैक्टेड, इंटीग्रेटेड, रिटेन्ड एंड मैनेज्ड। ये उसका एक क्वालिटी रिस्क है प्यारे बच्चों कि हमारे पास टैलेंट अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, रिटेन ही नहीं हो रहा, मैनेज ही नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा उसका रिस्क है, और उसके लिए उसने अपने सारे एक्शन पॉइंट्स यहाँ पे बताए। सही है। रेगुलर लीडरशिप कम्युनिकेशन आर कवरिंग स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस। सही है। इन्वॉल्विंग द सीनियर मैनेजमेंट टू फोस्टर द टैलेंट, ये सारे के सारे उसने रिस्पॉन्सेज वगैरह बनाए। तो एक अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। कुछ और अब जो मैंने आपको जितने 8 कंपोनेंट पढ़ाए, मैं आपसे 10 मिनट और लूँगा, ठीक है। उस 8 कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, और अच्छी एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करूँगा, और एंड में 2 मिनट की एक टेक्निक बताऊँगा जिसमें इंशाल्लाह आप सुकून में रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, क्वालिटी रिस्क की। सही है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, और ये डिफरेंट जगह पे लिखी हुई थी। मैंने आपके लिए कुछ अच्छी कंपाइल करी है, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि क्वालिटी रिस्क अराइज कैसे होता है और क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं उसकी। सही है। द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, द फर्म इज स्मॉल फर्म विद अ फ्यू एंगेजमेंट पार्टनर विद द शेयर्ड अथॉरिटी। सही है। अगर कुछ छोटी फर्म है, 3-4 लोग हैं, और 3-4 लोगों के पास शेयर्ड अथॉरिटी है, यहां मसला क्या आ सकता है, यहां पे क्या क्वालिटी रिस्क है आपके पास, क्या क्वालिटी रिस्क है प्यारे बच्चों। द क्वालिटी रिस्क हियर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड लीडरशिप, दिस मे गिव राइज टू अ number of quality risks such as a leadership responsibility and accounting for quality are not clearly defined and assigned। 4 पार्टनर है, चारों इक्वल पार्टनर है। सही है। चारों इक्वल पार्टनर है और सबने 4-4 काम बांटे हैं अपने पास। अल्टीमेट ओनरशिप किसके पास है, अल्टीमेट लीडरशिप किसके पास है। तो अगर फर्म इस तरह की है तो यहां पे सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नेंस एंड लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसी एक बंदे को देनी है। किसको दो। सही है। देयर एक्शंस, और छोटी फर्म है, देयर एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द लीडरशिप दैट डू नॉट प्रमोट क्वालिटी आर नॉट क्वेश्चन। सही है। बिकॉज जब छोटी फर्म है तो कोई क्वेश्चन करने वाला होगा ही नहीं उस चीजों को। तो यहां पे ये क्वालिटी रिस्क अराइज हमारे पास हो सकते हैं। एक और मसला अगर आप देखें,
The complexity and operating characteristic of the firm. The firm has recently completed a merger with the another firm. एक छोटी फर्म एक और छोटी फर्म के साथ मर्ज होकर एक बड़ी फर्म बन गई, सही है। क्या क्वालिटी रिस्क हो सकता है? देखिए वही इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, क्वालिटी रिस्क आते रहेंगे। Technological resources used by the two merged firms may be incompatible. वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करती थी, मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, उसके पास अलग चीज़ें थी, मेरे इनकॉम्पेटिबिलिटी का मसला आ जाएगा। सेकंड चीज, engagement team may use the intellectual resources developed by a firm prior to the merger which are no longer consistent with the new methodology being used by the new merged firm। सही है, तो दो फर्म मर्ज होकर एक नई फर्म बनी, तो जो पुरानी फर्म जो मेथोडोलॉजी यूज कर रही होती है शायद वो मेरे लिए रेलिवेंट ना हो, अपडेटेड ना हो, आउटडेटेड हो चुकी हो। ये क्वालिटी रिस्क मेरे पास अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक और चीज देखो, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, the complexity and operating characteristic of the firm. The firm is a large firm with the multiple offices. सही है, Deloitte, PwC, KPMG, EY, BDO, GT. Each office has a leader in charge of engagement, quality, administrative and operational matter. हर फर्म का अपना एक लीडर है, सही है। अगर आप Deloitte पाकिस्तान को देखेंगे एक लीडर है, अगर आप PwC पाकिस्तान को देखेंगे लीडर है, एक PwC माल्टा को देखेंगे लीडर है, PwC यूके को देखेंगे लीडर है। लेकिन in the context of the governance and leadership, this may give rise to a qualities related to how a consistent culture is permeated throughout the firm। सारी फर्म्स में एक कंसिस्टेंट कल्चर को कैसे लेके आ सकते हैं आप, सही है। ये कैसे हो सकता है कि PwC कराची का जो कल्चर है वही PwC लंदन का भी कल्चर होगा। ये सारी चीजें, तो जब इतनी बड़ी फर्म होगी उसके अपने सारे रिस्क होंगे, क्वालिटी रिस्क होंगे हमारे पास। इसी का ऑपोजिट करना है, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। Given that the firm is small, leadership is concentrated to a single individual who has daily interacted with the person, who has daily interaction with the person. In the context of the engagement performance, this gives rise to a quality that the personnel do not bring difference of opinion and that involve leadership to the attention of the firm। सही है, अगर एक ही फर्म के अराउंड आपकी सारी की सारी फर्म पूरी चल रही है तो यहाँ पे engagement performance में एक significant quality risk arise हो सकता है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वालिटी रिस्क मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ क्वालिटी रिस्क आपको बता रहा हूं रिलेटिंग टू रिसोर्सेज। सही है, रिलेटिंग टू रिसोर्सेज, कि हमारे पास किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके हमारे कुछ क्वालिटी रिस्क अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, व्हेन यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज from a service provider, the quality risk may include lack of appropriate updates to the application, or second point, access to the client data, particularly when the data is stored in a database managed and operated by the service provider, which could result in a confidentiality breach। सही है, उसकी तरफ से अगर उसका सर्वर सिक्योर नहीं है, डेटा ब्रीच हो गया, उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्लाइंट आपको पकड़ेगा बिकॉज आप ऑडिटर थे। तो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में ये क्वालिटी रिस्क हमारे पास अराइज हो सकते हैं। बच्चों आखिरी बात करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा मेरी बात को। ISQM1 का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो आप काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह से कंप्लाई कर रहा है और जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है बच्चों, ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो फर्म का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ये एक न्यू रिक्वायरमेंट है और बड़ी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें आपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रिस्क को असेस करना है, क्वालिटी रिस्क, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। दूसरी जो चीज़ हमारे पास है वो है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। लीडरशिप ने ओन करना है, अकाउंटेबल करना है। गवर्नेंस एंड लीडरशिप क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, इस तरह ने आपको क्लियर बताया। तीसरी चीज़ हमारे पास है एथिकल रिक्वायरमेंट। बस यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ लो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया ICAP के कोड ऑफ एथिक्स। पेपर में अगर सवाल आएगा ICAP के कोड ऑफ एथिक्स, पेपर में सवाल आएगा, एक ऐसा सवाल आएगा कि उससे आपको लग रहा होगा कि यार कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई नहीं हो रहा, और सवाल होगा क्वालिटी का। वो आपसे कहेगा बताएं क्या ISQM1 कंप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्यों कंप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज ICAP के कोड ऑफ एथिक्स ब्रीच हो रहे हैं। सही है, ICAP के कोड ऑफ एथिक्स ब्रीच हो रहे हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी का सवाल आपके पास ISQM1 से हो, सवाल आपके पास कोड ऑफ एथिक्स से हो, उसका आंसर ISQM1 से होगा, या वाइस वर्सा सवाल ISQM1 से हो, उसका आंसर ICAP के कोड ऑफ एथिक्स से हो रहा होगा। प्यारे बच्चों उसको समझने की कोशिश करेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट वही है जो मैं और आप ICAP के कोड ऑफ एथिक्स पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो मैं और आप पढ़ चुके हैं, कि जब भी क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को असेस करेंगे, अपनी कॉम्पिटेंसी को असेस करेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस को असेस करेंगे। सही है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जो एंगेजमेंट आपने परफॉर्म करनी है प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट आप इशू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसका मतलब है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में अगर सवाल आ जाए कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, 100 सब्सिडी पार्टनर से 25 घंटे लगाए, आप कहेंगे भाई एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सही नहीं है। या
या सवाल आ जाए और उसमें कहे कि जी रीवैल्यूएशन हुई थी और आपने सिर्फ रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट ऑब्टेन कर ली, बताएं क्वालिटी के इश्यूज। द क्वालिटी के इश्यूज है कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करा। IAS 16 का आपका आइजा कहता है, आइजा 500 कहता है, आइजा 620 एक्सपर्ट का स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुआ है तो आपने उसकी कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट करना है, उसकी कैपेबिलिटी। तो अगेन सवाल वो क्वालिटी के नाम से कहेगा प्यारे बच्चों, आंसर किसी भी आइजा से हो सकता है। प्यारे बच्चों प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपने सिर्फ रिवर्शन रिपोर्ट ली लगा दी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया हुआ था, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, और क्लाइंट के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्लाइंट के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बता, और इंगेजमेंट टीम ने इसके ऊपर कोई भी काम परफॉर्म नहीं किया। नहीं भाई, काम परफॉर्म करना था, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से पूछना था, सर्विस ऑडिटर से पूछना था, टाइप 1 रिपोर्ट लेनी थी, टाइप 2 रिपोर्ट लेनी थी, रिस्क आइडेंटिफाई करना था, रिस्क असेस करना था। बच्चों द पॉइंट इज कि वो इस ISQM1 में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ढल गए, कोड ऑफ एथिक्स भी ढल गया, ठीक है। जब वो कहता है एंगेजमेंट प्रॉपर्ली प्लान्ड होनी चाहिए, परफॉर्म्ड होनी चाहिए, प्लान का मतलब है प्लानिंग के सारे स्टैंडर्ड्स आ गए, परफॉर्म का मतलब परफॉर्मेंस के सारे स्टैंड आ गए, रिपोर्ट जो आप इशू कर रहे हैं रिपोर्टिंग के सारे स्टैंड आ गए प्यारे बच्चों। तो सवाल ISQM1 से होगा। तो जो मैंने ISQC1 के लेक्चर में जो आपको बताई थी बातें, एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके हर एक चीज़ आपको, चाहे वो बुक में भी लिखी हुई थी, किसी गाइड में भी लिखी हुई थी, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन गाइड में लिखी थी, सारी की सारी चीज़ें मैंने समेटने के लिए आपको एक जगह पर रखने की कोशिश करी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वापस से मुलाकात होती है ISQM2 के लिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ISA 220। थैंक यू सो मच।